बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वर्क के आगे यूनिट्स और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एनर्जी की टाइप्स, एनर्जी की कंजर्वेशन और कन्वर्जन, और इसी तरह जो डिफरेंट मशीनरीज हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं उनकी एफिशिएंसी और पावर के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क क्या होता है। अब वर्क की डेफिनेशन ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो इसको कुछ मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। आम फहम में हम समझते हैं कि शायद एग्ज़ाम लिखना या कोई चीज़ नीचे वाले फ्लोर से उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लेके जाना, ये सारी वर्क कंसिडर होती है। बट एक्चुअली साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो इस चीज़ को वर्क कंसिडर नहीं करती। तो वर्क साइंस की नज़र में क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही सीमत में कोई डिस्टेंस कवर करे, उसको हम वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन इस वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, अब फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में ही कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि दिस पर्सन डन सम वर्क। मैथमेटिकली देखें तो W इज इक्वल टू F क्रॉस S, दैट मीन यहाँ पर F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को और S जो है वो उस डिस्टेंस को कवर कर रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस ऑब्जेक्ट ने इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कवर किया है। वर्क का जो SI यूनिट है दैट इज जाउल, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रोक्यूट जॉल्स के नाम पर रखा गया है, और एक जाउल जो है वो एक न्यूटन मीटर के इक्वल भी होता है, बिकॉज जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका जो इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज मीटर। तो इस तरह से जो 1 जाउल है वो इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी बॉक्स पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर 1 जाउल जो वर्क है वो किया गया है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और लेकिन जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस कंडीशन में, इस केस में हम बात कर रहे हैं अगर फोर्स और जो सिमत है या जो डायरेक्शन है जिस पे फोर्स लगी है और जो डिस्टेंस कवर हुआ उनके दरमियान एंगल 0 है। बट लेट अस सपोज कि अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें फोर्स इस तरह से लग रही है कि वो कोई ना कोई एंगल बना रही हो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। लेट अस सपोज एंगल थीटा बन रहा है उस डायरेक्शन में जिधर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है और फोर्स एक एंगल थीटा जो है वो बना रही है। अब इस केस में हम फोर्स के 2 कंपोनेंट बना लेते हैं, वन इज F cos थीटा एंड वन इज F sin थीटा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट अपनी अपनी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि बॉक्स किस तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो इसका F cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये वजह बन रहा है बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। अब चूंकि F sin थीटा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, अब ऊपर की तरफ तो कोई मोशन नहीं है, दैट इज वाई जो यहाँ पर F sin थीटा का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है उसमें रोल होगा सिर्फ F cos थीटा का। तो इस केस में जो हम वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा और S, यहाँ पर F फोर्स है, थीटा वो एंगल है जो वो फोर्स बना रही है और S वो डिस्टेंस है जो फोर्स की सिमत में कवर हुआ है। लेट सी इन दिस एग्जांपल, एज यू कैन सी यहाँ पर एक ब्रीफकेस है जिसको एंगल 45 के साथ एक फोर्स 20 न्यूटन की खींच रही है और वो 100 मीटर जो वो डिस्टेंस कवर करता है। तो इस केस में हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमें फोर्स जो है वो 20 न्यूटन गिवन है, जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे W इज इक्वल टू F cos थीटा, F की जगह पे 20 न्यूटन, थीटा 45, S 100 वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है एनर्जी और उसकी इकसाम। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी होती क्या है, तो सबसे पहले एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी क्या है। फॉर एग्जाम्पल
एक शख्स जो है वो किसी बॉल को किक करता है, तो अब किक करने के नतीजे में बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो उसने असल में क्या किया है, वो जो उसने काम उस पर किया है वो उसकी एनर्जी शिफ्टिंग की वजह से हुआ है कि वो उस शख्स ने अपनी एनर्जी को बॉल में शिफ्ट की और उस एनर्जी की वजह से बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गया है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं जो एनर्जी है वो असल में एबिलिटी टू डू वर्क है, कि किसी शख्स में हम कहें अगर हायर एनर्जी है दैट मीन्स कि उसमें वर्क डन की एबिलिटी ज्यादा है, और किसी में अगर वर्क डन की एबिलिटी कम है दैट मीन उसमें एनर्जी लेवल भी कम है। तो हम एनर्जी को रिलेट करते हैं वर्क डन के साथ कि किसी पर्सन की, किसी मशीन की जो काम करने की सलाहियत है, जो वर्क डन की एबिलिटी है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का जो यूनिट है वो भी वर्क डन की तरह जाउल ही है, जिसको जे से ज़ाहिर किया जाता है और न्यूटन मीटर भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल वही है जो वही यूनिट है जो कि वर्क डन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे एनर्जी की बेसिकली दो इकसाम है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कि एक किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कोई कार मूव कर रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बॉल मूव कर रही है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट मीन के हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो उसमें जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज E के 1/2 mv², हाफ mv²। यहाँ पर m जो है उस ऑब्जेक्ट का मास है एंड v इज द वेलोसिटी। इसका प्रूफ जो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि क्या जो मून रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, तो क्या अर्थ मून पे या मून अर्थ पे कोई वर्क डन करता है? तो उसके लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या इनमें क्या तरीकेकार है। तो अब हमें पता है कि मून जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और किसकी वजह से मूव कर रहा है? वो उस ग्रेविटी की वजह से जिसने उसको सर्कुलर पाथ में बांध रखा है, दैट इज एफ जी। और उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो किस सिमत में होती है? एट एनी इंस्टेंट, यानी कि अगर इस जगह पर है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस जगह पर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरह, मतलब टेंजेंशियल उसकी जो डायरेक्शन होती है। और हर जगह पर उसका जो एंगल बनेगा सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ वो क्या बनेगा? वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। दैट मीन्स कि जो अर्थ और मून के दरमियान एनर्जी और डिस्टेंस का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। एज वी नो कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो अब थीटा यहां पे क्या बन रहा है? थीटा यहां पर बन रहा है इस केस में 90 डिग्री, और कॉस थीटा क्या होता है? 0। दैट मीन कि इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0। मतलब ये हुआ कि ये जो सैटेलाइट मूव करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, वो ऑर्बिटल में मूव करते वक्त किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं करता। यही रीजन है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो विदाउट यूज ऑफ फ्यूल बड़ी देर तक जो है वो अपने ऑर्बिट में रह सकते हैं। उनको किसी तरह के एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत नहीं होती क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होता। ओके जी, यहां पर कुछ एनर्जी की टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आपने लोअर ग्रेड्स में जरूर पढ़ी होंगी। चंद एक यहाँ पर डिस्कस हो रही, जैसे कि केमिकल एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो कंटेन होती है विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ डिफरेंट केमिकल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे हमारे खाने के अंदर या जो केमिकल रिएक्शंस में होती है। उसके बाद आ जाती है जी रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी वो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की सूरत में जो ट्रेवल करती है, इसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस की जाती है। हीट एनर्जी, एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो साउंड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की वजह से, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होती है, जो हम न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ यहाँ पर लिखी हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी की जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, काइनेटिक एनर्जी जो हम पीछे बात कर रहे थे, अब हम उसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं।
कि उसको मैथमेटिकली किस तरह प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्रॉली है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, उस पर कोई फोर्स लगती है F और वो उस फोर्स की सीमत में कोई डिस्टेंस कवर करती है और फाइनल वेलोसिटी उसकी V होती है। अब इस केस में जो उस पर वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू F क्रॉस S। S जो वो डिस्टेंस कवर है जो उसने किया हुआ, तो हमें पता है वर्क डन का फार्मूला। अब वर्क डन किस वजह से हुआ, एनर्जी की वजह से, विच इज इक्वल टू F क्रॉस S। अब हमें पता है F किसके इक्वल होता है, ma, तो इस ma की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अच्छा जी, अब ma की वैल्यू को प्लेस करने से पहले यहाँ पर मैं उसको पहले लिख लेता हूँ जो हमने पीछे किया है, W इज इक्वल टू E इंटू F S, और F हम फाइंड आउट कर चुके हैं इज इक्वल टू ma। अच्छा जी, अब हम सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जो S की वैल्यू वो निकालते VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर 2a। अब इस S की वैल्यू को और इस F की वैल्यू को दोनों को हम यहां पर प्लेस कर रहे हैं। F की जगह पर आ गया ma और S की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट शेप बन रही है वो कुछ इस तरह से होगी। एक्सेलरेशन A से A क्रॉस हो जाएगा और यहाँ हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उस ट्रॉली की 0 थी तो VI भी 0 प्लेस हो जाएगा और एट द एंड वी लेफ्ट विद दिस रिलेशन दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है मैग्नेटर की कि दिसंबर 27 2004 के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत बड़ा फ्लैश लाइट ऑब्जर्व की थी जो सिर्फ 0.20 सेकंड के लिए विजिबल हुई थी, जो कि एक मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार SGR 1806 से आई थी। और इस 0.20 सेकंड के फ्लैश के अंदर वो इतनी ज्यादा एनर्जी उस मैग्नेटर ने रिलीज कर दी थी जितनी हमारा सन 2.5 लाख सालों में रिलीज करता। यू कैन सी कि कितनी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसने एनर्जी, इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया था। ओके जी, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते वक्त हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल है कि 60 grams bullet is fired from a gun with this joule of kinetic energy, find its velocity। हमारे पास अब mass given है, kinetic energy given है, हमने उसकी जो velocity find out करनी है, फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमने velocity find out करनी है, फार्मूले की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास velocity का जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 324 मीटर पर सेकेंड। ले ये थी फर्स्ट जो टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? The energy possessed by a body by virtue of its position or configuration in a force field is called potential energy। या in short किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो बॉडी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक है, उस बुक को आपने टेबल में से उठाया है तो आपने उसमें कौन सी एनर्जी, क्या वर्क डन किया है? तो आपने असल में ग्रेविटी के अगेंस्ट उसके अंदर वर्क डन किया है। तो वो जो वर्क डन आपने उसके ऊपर किया है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपने उसके अंदर किया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का है दैट इज mgh। यहाँ पर m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, g इज द ग्रेविटी, h इज द हाइट। अब चूंकि इसमें आप ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से मूव करवा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, दैट इज वाई g और h की वैल्यू जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? हमारे पास अगेन वर्क डन का फार्मूला है F क्रॉस S। यहाँ पे फोर्स हमें पता है mg है, वैल्यू पुट कर दें और F की जगह mg आ जाएगा और S की जगह पर जो है वो h आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा mgh। अब इस टेबल के अंदर कुछ जो वेरियस ऑब्जेक्ट या फिनोमिनास में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यहाँ पर गिवन है। तो इस तरह हम जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दैट इज mgh वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जो इसी फार्मूले के तहत कैलकुलेट की जा सकती है। मास, हाइट और जो g की वैल्यू गिवन है आप पुट करें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी दो एनर्जी की टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और
दोनों के दरमियान डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, और किसी ऑब्जेक्ट में जो उसकी हाइट की वजह से एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि एनर्जी की कंजर्वेशन और कन्वर्जन, कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है और एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो उसके अकॉर्डिंग वो हम जानते हैं कि एनर्जी जो है कैन नाइदर बी created nor destroyed in any process. It can be converted from one form to another but the total amount remains the constant. ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में हो आप उसको ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसी तरह भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दैट मीन कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज सेम, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे एक डाइवर है एक स्प्रिंग बोर्ड से जब जंप करता है तो वो जब अपनी बॉडी को जंप करवाता है उसके ऊपर तो अपनी बॉडी में मौजूद केमिकल एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब वो हाइट से डाइव करता है तो उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब वो डाइव करके पानी के अंदर जाता है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है हाइड्रो पावर डैम के अंदर, वहां से चूंकि हाइट से पानी नीचे गिरता है तो हाइट पर कोई चीज अगर मौजूद है तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो हाइट से पानी नीचे गिरता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू रन द टरबाइंस एंड व्हेन द टरबाइन रन्स दे कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह जो हमारे पास पोल वॉल्ट है, जो हाई जंपर्स जो हैं वो एक डंडे के जरिए एक ऊंची जगह से जंप करते हैं तो वो अपने बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलास्टिक एनर्जी ऑफ द पोल, और दैट इलास्टिक एनर्जी ऑफ द पोल गिव देम इनफ हाइट, और वो जो इलास्टिक एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो जो जंपर है वो हाई जंप ले पाता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास आइंस्टाइन की फेमस मास एनर्जी इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू mc², बहुत फेमस इक्वेशन है जो हमें ये एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर जो m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, E इज द एनर्जी। ये इक्वेशन हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो अगर किसी मैस को स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचा कर चलाया जाए, उसको स्पीड ऑफ लाइट दी जाए तो उस मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। ये इक्वेशन ये सजेस्ट करती है कि किसी भी एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अनलेस कि उनको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर तक, स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट किया जाए। बट चूंकि अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर सके तो ये थ्योरी यही सजेस्ट करती है कि आप मैस और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रोडक्शन की कि किस तरह एक प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है और इसमें एनर्जी कितनी फॉर्म्स में चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो कोयला है उसको ले जाया जाता है प्लांट के अंदर तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी यहाँ से पानी को बदलती है स्टीम में, जिससे इसकी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है उसके स्टीम एनर्जी में, और वो स्टीम एनर्जी दोबारा यहाँ से टरबाइन को रोटेट करवाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। दैट मैकेनिकल एनर्जी यूज टू रन द जनरेटर्स, और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों के अंदर डिफरेंट अप्लायंसेस को इस्तेमाल यूज करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एक प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी फॉर्म ऑफ जो एनर्जीज हैं वो इंटरचेंज हो रही हैं। ओके जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ जो इंसेक्ट हैं वो जंप करते हैं कैटापोल्ट तकनीक से, यानी कि कैटापोल्ट तकनीक अपनाते हैं। वो अपनी टांगों के अंदर उनकी टांगों के अंदर एक जो नरम सा एक स्ट्रेचिंग रबड़ लाइक मटेरियल होता है जिसको रेजिलीन कहते हैं, वो अपने नीज को इस तरह बेंड करते हुए लॉक करते हैं, और जब उस लॉक को रिलीज करते हैं तो वो रबड़ लाइक जो मटेरियल है वो उनको इतनी एनर्जी देता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। वैसे तो
कुछ जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कुछ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि इनके नाम से ही सजेस्ट किया जा सकता है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो दोबारा रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या उनको दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोल या गैस से जो एनर्जी ली जाती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, क्योंकि कोल या गैस नेचुरली ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो नेचुरल तरीके से उनके बनने के लिए उनको करोड़ों साल रिक्वायर्ड है। बट ऑन द अदर हैंड, जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, वो चूँकि हमारे पास अवेलेबल है, रेडी टू अवेलेबल है, एक लंबे से तक चलने के लिए, ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इस तरह हवा से हासिल की जाने वाली एनर्जी, पानी से हासिल की जाने वाली जो एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी यूज करने के लिए जो सोर्सेज यहाँ पे एक पाई चार्ट के जरिए दिखाए गए हैं कि हमारी जो दुनिया है वो ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो एनर्जी है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और कोल पर डिपेंड करती है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हम कुछ एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं डिटेल के साथ। उनमें सबसे पहले जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनमें सबसे पहला आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो तमाम फ्यूल्स हैं जो ज़मीन से हासिल करते हैं, जो एक लंबे नेचुरल प्रोसेस से वजूद में आते हैं और उनको हम क्लेम करके इस्तेमाल करते हैं। उनमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस है। कोल कोयले को कहते हैं, जो पुराने जो दरख्त हैं जब वो ज़मीन में दब जाते हैं डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जो दरख्त है या वो लकड़ी जो वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह ऑयल है, ये भी फॉसल्स होते हैं एनिमल्स के, जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसके साथ गैस जो वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, लाखों करोड़ों सालों में ये ज़मीन के अंदर जनरेट होते हैं और लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बायोमास। बायो मीन्स लाइफ, तो वो तमाम एनर्जी रिसोर्सेज जो लाइफ से ओरिजिनेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर से जो हम फूड बनाते हैं, या जो काउ डंक है या जो वेस्ट है उससे हम मीथेन गैस बनाते हैं, ये सभी के सभी जो है वो बायोमास रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी एज वी ऑल नो कि हमारी अर्थ का जो कोर है वो गर्म है, हमारी अर्थ के सेंटर के अंदर लावा मैग्मा पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अर्थ की एनर्जी को, अर्थ की उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं स्टीम बनाने में, और उस स्टीम को हम जो जनरेटर के टरबाइन्स हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जिनमें विंड एनर्जी है। विंड मिल में क्या होता है कि जो हवाएं हैं उनके जरिए उनके सामने हम विंड मिल्स लगाते हैं। विंड मिल्स ऐसी मशीनरी है, जब हवा उनको रोटेट करवाती है तो हवा की मैकेनिकल एनर्जी उसको वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं जिसको विंड एनर्जी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें पहले पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिशन के बारे में। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज एटम्स को, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनको दो हिस्सों में तोड़ते हैं और जब ये टूटता है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हासिल होती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ एक एटम को तोड़ने से आप कई शहरों को जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस एनर्जी से अब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम से जो हम टरबाइंस रन करते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट कुछ इसमें पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक डैमेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, क्योंकि इस प्रोसेस के दरमियान जो रेडिएशन निकलती हैं वो रेडिएशन इंसानों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अगर जो ये रेडिएशन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट है, उसके अंदर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरे का पूरा शहर बल्कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बड़ा मुतासर हुआ था। तो कुछ इसके साथ रिस्क भी एसोसिएट है, बट इसके रिस्क होने के बावजूद एक बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट दुनिया का 7% जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर है।
यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाया गया किस तरह एक न्यूट्रॉन को हम बम्बार्ड करवाते हैं यूरेनियम के ऊपर, और उस न्यूट्रॉन की वजह से जो यूरेनियम है दो हिस्सों में टूट जाता है, आगे मजीद जो है और इसके टूटने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और वो स्टीम टरबाइन्स को रन करती है और उन टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट की जाती है। उसके बाद कुछ चीप सोर्स ऑफ लाइट्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सूरज से आने वाली एनर्जी को हम फोटोवोल्टिक सेल, एक प्रोसेस है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और उसकी मदद से जो सोलर एनर्जी है वो फोटोवोल्टिक सेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, पानी से बनाई जाने वाली एनर्जी है, जैसे कि डैम्स के अंदर होता है, हम वाटर रिजर्व में पानी को इकट्ठा करते हैं, वो पानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी नीचे आती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो बहता हुआ पानी जो टरबाइंस को रन करने में मदद देता है और वो टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेज और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बनाई गई हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बल्ब है, बल्ब इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। इससे स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी। इसी तरह जो कार इंजन्स हैं वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बैटरीज जो हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सभी इक्विपमेंट या सभी मशीनरी एनर्जी को एक शेप से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो प्रोसेस है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी इनपुट लेकर एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि उसकी इनपुट क्या है और उस हिसाब से वो कितना उस एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एफिशिएंसी। यहाँ पे उसका फॉर्मूला गिवन है, यूजफुल आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क, कि किस इनपुट वर्क में कितना आउटपुट वर्क आएगा उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। मैथमेटिकली इसको वर्क आउट और वर्क इन WO और WI के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह एनर्जी की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है EO ओवर EI। अब ये चूंकि एफिशिएंसी जो है वो रेशो है, दो सेम क्वांटिटीज की एनर्जी की, वर्क की सेम क्वांटिटीज की रेशो है, इसलिए जो इनका कोई यूनिट नहीं होता। एफिशिएंसी की हम परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट विद द 100, कि आप जो उसकी आउटपुट एनर्जी है, जो वो आउटपुट वर्क दे रही है, ओवर इनपुट जो वो ले रहा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी कि वो कितने परसेंट जो एफिशिएंसी है के साथ वर्क डन कर रही है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ जो डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंसी गिवन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो 90% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, मतलब वो 100 जो एनर्जी, अगर 100 जॉल एनर्जी इनपुट ले रहा है तो वो 98% जो 98 जॉल एनर्जी है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उनकी जो एफिशिएंसी है गिवन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस जिसकी एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी मशीन अवेलेबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मतलब वो जितनी इनपुट ले रहा है वो सारी की सारी इनपुट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसी कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी पावर का। व्हाट इज अ पावर? पावर इज द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन, यानी कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है उसको हम पावर कहते हैं। W/T मैथमेटिकल फॉर्म है कि आप फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर कितना वर्क डन करते हैं उसको हम पावर कहते हैं। इसका जो यूनिट है, तो चूंकि जो वर्क है उसका यूनिट होता है जी जाउल, टाइम का यूनिट होता है जी सेकंड, तो इसका जो यूनिट बनता है जाउल पर सेकंड, और इसको हम वॉट भी कहते हैं, जो कि एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था उसके नाम पे, उसके ऑनर में इसको नाम दिया गया, जिसका नाम था जेम्स वॉट, और उसके ऑनर में हमने पावर का जो यूनिट है उसको वॉट के नाम पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो 1 जॉल पर सेकंड वो 1 वॉट के बराबर होता है। अगर 1 सेकंड के अंदर 1 जॉल वर्क किया जाए तो हम कहते हैं कि उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट होगी। अब वॉट के कुछ बड़े यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि किलोवाट और हॉर्स पावर।
अब एक हॉर्स पावर, आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, गाड़ियों की जो पावर है उसको हॉर्स पावर में काउंट किया जाता है, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है। तो असल में एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 ऑफ वॉट्स। 746 ऑफ वॉट्स जिस इंजन की पावर होती है उसको हम कहते हैं कि उसकी पावर 1 वॉट है। इसी तरह 1000 वॉट हो तो उसको हम 1 किलो वॉट भी कहते हैं। और जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वर्क डन, उसको अब हम किलोवाट आवर में, जो हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर्स हैं जिसके जरिए बिजली हमें घरों में प्रोवाइड की जाती है, उसके जो यूनिट्स हैं उनको किलोवाट आवर में, यानी कि 1 घंटे में कितने जो किलोवाट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किलोवाट आवर की, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सभी जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे कुछ पावर आउटपुट और कंजप्शन लिखी हुई है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी की जो पावर है वो कितनी इस्तेमाल, 10⁻37, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सन की, लाइटिंग बोल्ट की और डिफरेंट जो रेंजेस है वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस अटेम्प्ट के लिए आपको वर्क डन और टाइम दिया गया, उसकी जो पावर है वो निकालने के लिए सिवा वैल्यूज को पुट करें तो उसकी पावर जो है वो आ जाती है, उसको आप हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनर्जी और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी उसका चैप्टर। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कि किस एंगल पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या एंगल हो जिस पे वर्क डन जीरो होता है। हमें पता है कि वर्क डन के जो फार्मूले के अंदर cos थीटा होता है और cos थीटा जो वो 90 पे जीरो होता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। 30 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द ट्रॉली मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स गिवन है 30 न्यूटन, डिस्टेंस भी गिवन है 5 न्यूटन, वर्क डन पूछा गया तो वर्क डन हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ डी। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है 30 न्यूटन और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 5, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 150 जूल। If the speed of car decreased by half, the kinetic energy changes by the factor। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है जी 1/2 mv²। अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पर स्पीड जो वेलोसिटी है उसको 1/2%, 1/2 जो स्पीड ऑफ कार जो है वो हाफ डिक्रीज कर दी गई है, 1/2 कर दी गई है। तो यहाँ से 1/2 जब होगी तो ये वाला फैक्टर हमारे पास हो जाएगा एक्चुअली 1/8। तो वो ऑप्शन तो गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो वो हमारे पास 1/4 बन जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, और ओवरऑल हमारे पास जो 1/4 जो है वो टाइम्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कि वो कह रहे हैं एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, आप उसको 5 मीटर तक की हाइट तक उठाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी m g और h। तो इसका मास हमारे पास गिवन है जी 10 है, ग्रेविटी की वैल्यू जो वो 9.8 है और हाइट इसकी गिवन हमारे पास 10 है। तो ये ऑलमोस्ट 490 जूल्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज 490 जूल्स। ओके, नेक्स्ट है जी, if a petrol engine does 20 joule of useful work for every 10 joule of energy supplied to it, यानी कि 20 joules वो कन्वर्ट कर रहा है, अगर 100 joules उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उस इंजन की एफिशिएंसी बताएं। एफिशिएंसी का हमें पता है कि वो 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 20% उस इंजन की एफिशिएंसी आएगी। दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो किलोवाट आवर जो यूनिट है वो पावर का होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 ऑफ वॉट्स। ओके जी, 8th है हमारे पास, हीरा weighing 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकंड टू रीच द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 18 मीटर। अब देखिए यहाँ पे फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो उसकी जो पावर है उसके बारे में पूछा गया। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है जी वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन होता है जी F क्रॉस D ओवर T। अब फोर्स की वैल्यू, D की वैल्यू और T की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 न्यूटन ऑफ कंक्रीट स्लैब वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव फॉर 50 सेकंड। अगेन सेम यही फॉर्मूला कि यहाँ पर आपको जो फोर्स है वो भी गिवन है और उसके बाद हाइट भी गिवन है और उसके बाद
टाइम भी गिवन है, वैल्यूज को पुट करके आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।